डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली में इंडिया एआई समिट का शुभारंभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्घाटन सत्र में संबोधन, फ्रांस के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव शामिल, समिट में 500 से ज्यादा एआई लीडर्स शरीक। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ रहे बटुकों की शिखा खींचे पर अब यूपी सरकार का डैमेज, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया 101 बटुकों का सम्मान। महाराष्ट्र के शिवनेरी में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती में भगदड़, महिलाओं बच्चों समेत कई घायल, पुलिस प्रशासन की तैयारी पर उठे सवाल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख करके, जहां इंडिया एआई समिट का शुभारंभ, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्घाटन सत्र में संबोधन, फ्रांस के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव शामिल, समिट में 500 से ज्यादा एआई लीडर्स शरीक, 20 से ज्यादा राष्ट्र अध्यक्ष शामिल। आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का औपचारिक उद्घाटन आज होने जा रहा है। यह समिट ग्लोबल लेवल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भारत की रणनीति और नेतृत्व की दिशा तय करने वाला अहम मंच माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन सत्र में संबोधन देंगे, जिसमें वे जिम्मेदार, समावेशी और सॉवरेन एआई के विजन पर भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। उद्घाटन समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी शामिल होंगे, जो इस आयोजन की अंतर्राष्ट्रीय अहमियत को दर्शाता है। समिट में 500 से ज्यादा एआई लीडर्स, 100 से ज्यादा सरकारी प्रतिनिधि, 20 से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष, करीब 60 मंत्री, 150 से ज्यादा शिक्षाविद, शोधकर्ता और सैकड़ों इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हिस्सा ले रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री का दिन भर का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें एआई इम्पैक्ट एक्सपो का दौरा, लीडर्स प्लेनरी में भागीदारी और शाम को सीईओ राउंड टेबल शामिल है। समिट में एआई गवर्नेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, शोध सहयोग, सप्लाई चेन और विभिन्न क्षेत्रों में एआई के उपयोग जैसे मुद्दों पर डिटेल्ड चर्चा होगी। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के चौथे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीईओ राउंड टेबल में हिस्सा लेंगे, जहां वे दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों के सीनियर एग्जीक्यूटिव से मिलेंगे और सप्लाई चेन और कई दूसरे टॉपिक के साथ साथ इन्वेस्टमेंट की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। दुनिया के सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में दुनिया भर से काफी लोग शामिल हुए हैं। इस इवेंट में 500 से ज्यादा एआई लीडर्स, जिनमें सीईओज और सीएक्सओज, लगभग 100 फाउंडर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव्स, 150 एकेडमिक्स और रिसर्चर्स और लगभग 400 सीटीओज, वाइस प्रेसिडेंट और फिलैंथ्रोपिस्ट शामिल हैं, एक साथ आ रहे हैं, जिसमें इनमें 100 से ज्यादा सरकारी रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल हो रहे हैं, जिनमें 20 से ज्यादा हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट, साथ ही दुनिया भर के करीब 60 मिनिस्टर्स और वाइस मिनिस्टर्स शामिल हैं। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ये जो इंडिया समिट एआई का शुभारंभ होने जा रहा है आज, इसमें क्या क्या कार्यक्रम होंगे, इसको लेकर और क्या जानकारी है? देखिए, इस दौरान एआई इम्पैक्ट समिट जो आज भारत में हो रहा है, उसमें भारत को विदेशी कंपनियों से जबरदस्त इन्वेस्टमेंट मिला है, जिसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया और क्वालकॉम जैसी कंपनियों के नाम शामिल हैं। अश्विनी वैष्णव ने आज विदेशी व्यवसायियों का स्वागत करते हुए, तमाम जो विदेशी नेता देश विदेश के जुटे हुए हैं, उन सबका स्वागत करते हुए ये बताया कि भारत अब एआई के दुनिया में एक खास और बड़ा कदम रखने जा रहा है। बुधवार को मैं आपको बता दूं कि गूगल के जो सीईओ है, भारतीय मूल के सुंदर पिचाई, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और बाद में बताया कि गूगल अगले 5 साल में भारत में करीब 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान गूगल के डीप माइंड के जो सीईओ हैं, जीफ डेमिस, वो दोनों लोग भारत में हैं और भारत के हिसाब से
गूगल एआई हब को तैयार करेगा। और प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा हिस्सा जो है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में बनने वाला मेगा डाटा सेंटर है। इसके साथ ही गूगल के अलावे भी एनविडिया, माइक्रोसॉफ्ट भी भारत में 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रही हैं। एक खास और डाटा सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है योटा डाटा सर्विसेज, उसने भी ऐलान किया है कि भारत में 2 बिलियन डॉलर से अधिक का इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस लिहाज से देखा जाए तो भारत अगले दशक में एक एआई का बड़ा कंप्यूटिंग हब बनने को की दिशा में अग्रसर है। और इसके लिए वर्तमान सरकार को श्रेय जाता है, जिसने एआई समिट का एआई इम्पैक्ट समिट की शुरुआत करके एआई की दशा और दिशा भारत में देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, इंडिया एआई समिट का शुभारंभ हो चुका है, जिससे आज पीएम मोदी संबोधन करने जा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में भगदड़, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती में हादसा, शिवनेरी में भगदड़, महिलाओं बच्चों समेत कई घायल, उचित पुलिस फोर्स न होने से बिगड़े हालात, पुलिस प्रशासन की तैयारी पर उठे सवाल। आपको बता दें, आज छत्रपति शिवाजी महाराज की 396वीं जयंती है। महाराष्ट्र के शिवनेरी में शिवाजी के जन्म स्थान पर भारी भीड़ उमड़ी है। वहीं इस दौरान अफरा तफरी और भगदड़ जैसे हालात पैदा होने पर महिलाओं और बच्चों समेत कई लोग घायल हो गए। पुलिस के जवानों ने हालात को काबू करने का भरसक प्रयास किया। शिवनेरी में देर रात से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। भीड़ बढ़ती गई और अचानक भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। पूरे पुलिस ने लोगों को नियंत्रित करने के साथ साथ इंतजाम को बेहतर बनाने के प्रयास किए, लेकिन लोगों की संख्या अधिक होने से हालात खराब हो गए। जिले के जुन्नत तालुका में शिवनेरी किले में बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए उचित पुलिस फोर्स न होने से ऐसे हालात बने। इस दौरान अंबरखाना के नीचे मौजूद हाथी दरवाजा इलाके में और गणेश दरवाजा जैसे कई संकरे रास्ते पर एकाएक बहुत ज्यादा भीड़ पहुंच गई। इसी के बाद भगदड़ जैसी स्थिति बनी। इस घटना में महिलाओं समेत कई बच्चे घायल हो गए हैं। हर साल शिवनेरी किले में शिव जयंती पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। इसके बावजूद भीड़ को काबू करने को लेकर पर्याप्त तैयारी न होने पर अब प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं इस भगदड़ को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि आगे ऐसे बड़े आयोजनों के लिए पहले से ही आने जाने के लिए रास्ते, सुरक्षा घेरा और उचित पुलिस बल की तैनाती की जानी चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो सके। तो आपको बता दें, ज्यादा अधिक लोगों की संख्या होने की वजह से हालात खराब हो गए। वहीं जिले के जुन्नर तालुका में शिवनेरी किले में बढ़ती भगदड़ को संभालने के लिए उचित पुलिस फोर्स न होने से ऐसे हालात बने। और इस दौरान अंबरखाना के नीचे मौजूद हाथी दरवाजा इलाके में और गणेश दरवाजा जैसे कई संकरे रास्तों पर एकाएक बहुत ज्यादा भीड़ पहुंच गई। इसी के बाद भगदड़ जैसी स्थिति बनी। इस घटना में महिलाओं समेत कई बच्चे भी घायल हो गए। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वजीत, जिस तरीके से इस भगदड़ में पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो रहा है, तो जब ये कार्यक्रम हो रहा था, जयंती मनाई जा रही थी, तो वहां क्या पुलिस के इंतजाम किए गए थे या नहीं? जिस तरह से भगदड़ मची है, भगदड़ के वीडियो में देखा गया है कि काफी संख्या में जो वहाँ पे लोग थे, वहाँ पे जो है लोगों का संतुलन बिगड़ने की वजह से भगदड़ हुआ है, जिसमें 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि घायलों का जो उपचार है वो नजदीक अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं पुलिस की जो बंदोबस्त है वो कम था, ऐसा आरोप लगाया जा रहा था। लेकिन एसपी की तरफ से कहा गया है कि पुलिस बंदोबस्त था वहाँ पर, लेकिन भगदड़ मचने की वजह से काफी जो लोग हैं इसमें घायल हुए हैं। इस पूरे वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है, लेकिन आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस की जिस तरह से वहाँ पे जो भीड़ थी शिवनेरी पे जिस तरह से लगातार भीड़ होती है, वहाँ पे पुलिस जो तैनात की जाती है, वो संख्या बल कम होने की वजह से जो भगदड़ था उसको नियंत्रण नहीं कर पाए। पुलिस प्रशासन पे सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि फिलहाल अभी स्थिति पूरी तरह से जो रात में जो भगदड़ किया गया था, 20 लोग का उपचार किया जा रहा है। इस पूरे मामले पे अभी जांच के आदेश भी दिए गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और वही सुबह जो है काफी जो भीड़ कंट्रोल की गई है और जो वहाँ पे नेता वहाँ पे बड़े पैमाने पर पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर सुरक्षा और भी टाइट की गई है। और जो बड़े अधिकारी हैं वो मौके पे वहाँ पे पहुंचे हुए हैं और मौजूद भी हैं। जी।
जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर भगदड़ जैसे हालात बन गए। वहीं इस भगदड़ में महिलाओं और बच्चों समेत 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। अगली बड़ी खबर को रुख करेंगे जो लखनऊ से है, जहां बच्चों का सम्मान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया। बच्चों का सम्मान, बच्चों की शिखा खींचे जाने की घटना के बाद डैमेज कंट्रोल मोड में योगी सरकार। प्रयागराज में माघ मेला के दौरान शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को पवित्र स्नान से रोके जाने का मामला चर्चा में रहा। इस दौरान शंकराचार्य के साथ जा रहे बच्चों की शिखा खींचे जाने की कथित घटना को लेकर यूपी सरकार पर सवाल उठ रहे थे। विपक्षी दल हमलावर थे। इसे लेकर यूपी सरकार अब डैमेज कंट्रोल के मोड में नजर आ रही है। हाल ही में यूपी सरकार के डिप्टी सीएम मोहन भागवत से मिले। शिखा पकड़ने को लेकर बड़ा पाप बताया। अब ब्रजेश पाठक ने 101 बच्चों को अपने आवास पर बुलाकर उनका सम्मान कर आशीर्वाद लिया है। ब्रजेश पाठक ने गुरुवार की सुबह लखनऊ के अपने सरकारी आवास पर 101 बच्चों को बुलाया। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने आवास पर बच्चों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने बच्चों को तिलक लगाया, उनकी शिखा का सम्मान कर उनको आशीर्वाद लिया। गौरतलब है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक प्रोग्राम में ये कहा था कि शिखा का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि परंपराओं का आदर समाज की जिम्मेदारी है। 101 बच्चों को बुलाकर उनका सम्मान करना सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। यूपी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किसी ब्राह्मण की शिखा छूने को बेहद गंभीर अपराध बताया है। उन्होंने कहा था कि यह सनातन संस्कृति और परंपराओं का अपमान है। ब्रजेश पाठक ने इस तरह की घटना को बड़ा पाप बताते हुए कहा था कि इसमें शामिल लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि प्रयागराज की घटना के बाद सरकार की किरकिरी हो रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाल ही में ये कहा था कि सभी को मर्यादा में रहना चाहिए। आपको बता दें, बच्चों की शिखा खींचे जाने की घटना के बाद डैमेज कंट्रोल 101 बच्चों का बुलाकर उनका सम्मान करना सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, पूरा मामला क्या है, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, जो ब्रजेश पाठक ने, जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, आज जो उन्होंने बच्चों का सम्मान किया है, अपने आवास पर उनको बुलाकर 101 बच्चों का उन्होंने सम्मान किया है। दरअसल ये पूरा मामला 18 जनवरी को हुआ था, जब मौनी अमावस्या का स्नान चल रहा था प्रयागराज माघ मेले में, और जब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के जो शिष्य थे उनके साथ जब पुलिस की बहस हुई थी, उसके बाद ये आरोप लगा था कि पुलिस ने जो बटुक हैं उनकी चोटी पकड़कर उनको घसीटा था, उनकी पिटाई की थी। इसके बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया था। न सिर्फ राजनीतिक रूप से इसमें काफी हो हल्ला मचा था, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, तमाम दूसरे दल हो, उन्होंने इस पर विरोध जताया था। और उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार लगातार इसका डैमेज कंट्रोल कर रही थी। और हाल ही में ब्रजेश पाठक ने एक कार्यक्रम में ये कहा था कि जो पुलिस है उससे चोटी नहीं खींचनी चाहिए थी बटुकों की, और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ है जब आज अपने आवास पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बटुकों को बुलाकर उनका सम्मान किया है। ये माना जा रहा है कि ये जो पूरी कवायद थी वो कहीं ना कहीं जो पूरी स्थिति थी, जो डैमेज कंट्रोल हुआ था, उसको संभालने का प्रयास है। साथ ही साथ जो विपक्ष के आरोप हैं उनको भी खारिज करने की कोशिश है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो झारखंड से है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र। राज्यपाल ने झारखंड विधानसभा में गिनाई उपलब्धियां। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो का बयान, मतभेद लोकतंत्र की आत्मा, मतभेद लोकतंत्र को करता है दुर्लभ, बोले स्पीकर। आपको बता दें, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र बुधवार को प्रारंभ हो गया। राज्यपाल संतोष गंगवार का सदन के अंदर अभिभाषण हुआ।
इसमें राज्य सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ आने वाले समय की योजनाओं और प्राथमिकताओं का खाका रखा। यह बजट सत्र 19 मार्च तक चलेगा और इसके लिए कुल 17 कार्य दिवस तय किए जाएंगे। 23 फरवरी को निकाय चुनाव होने की वजह से उस दिन सदन की कार्यवाही स्थगित रही ताकि विधायक अपने अपने क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया में शामिल हो सके। इस संबंध में अध्यक्ष ने बीते मंगलवार को सर्वदलीय बैठक में फैसला लिया। सत्र के पहले दिन शोक प्रस्ताव भी लाया गया। वहीं हेमंत सरकार 24 फरवरी को राज्य के वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेगी। आगामी बजट को लेकर राजनीतिक हलकों में भी काफी हलचल है और इसे राज्य की आर्थिक दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जा रहा है। वहीं राज्यपाल संतोष गंगवार को विधानसभा परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। विधानसभा पहुंचने पर अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुके देकर राज्यपाल का स्वागत भी किया। सत्र के आरंभ पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सदन को संबोधित करते हुए सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन तथा जोहार किया और सत्र की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि यह सत्र वर्ष 2026 का अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र है जिसमें राज्य की विकास दिशा तय होगी। उन्होंने सदस्यों से कहा कि लोकतंत्र की आत्मा मतभेद है, लेकिन मतभेद लोकतंत्र को कमजोर करता है। स्पीकर ने बताया कि सत्र 19 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कुल 17 कार्य दिवस निर्धारित किए जाएंगे। इन कार्य दिवसों में बजट सहित राज्य की नीतियों, योजनाओं, वित्तीय प्राथमिकताओं और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि बजट सत्र केवल आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करने का अवसर नहीं होता, बल्कि यह राज्य की विकास यात्रा का मार्गदर्शक दस्तावेज भी होता है। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, राज्यपाल ने जिस तरीके से झारखंड विधानसभा की उपलब्धियां गिनवाई हैं, क्या क्या उपलब्धियां गिनवाई हैं उन्होंने? देखिए अंकिता, ये जो है कल जो है राज्यपाल ने जो है जब राज्यपाल ने अपने अभिभाषण को जब पढ़ा तो अपनी राज्य की और खास करके केंद्र की जो नीतियां हैं, जो केंद्र के जो योजनाएं हैं, उस पर उन्होंने ज्यादा प्रकाश डाला। एक चीज जो चूंकि आज जो है राज्यपाल के अभिभाषण पर आज धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा और इसके बाद जो है कार्रवाई होगी। एक चीज और जो सबसे बड़ा है कि ये हमेशा से झारखंड का सदन का ये रहा है कि जो है अधिकतर जो सदन की जो कार्रवाई होती है वो बाधित ही रहती है। तो इस पर जो है विधानसभा अध्यक्ष जो है उन्होंने कहा कि जनता की निगाहें जो है सदन पर होती हैं, इसलिए राज्य हित को सर्वोपरि रखते हुए मतभेदों को बीच में रखकर मतभेदों को भुलाकर जो है सकारात्मक विचार विमर्श करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जनता की निगाहें जो हैं सदन की ओर होती हैं, तो सदन की जब कार्यवाही जब बाधित होती है तो इससे राज्य को नुकसान होता है। एक इसमें है क्योंकि इस बार 18 फरवरी से 19 मार्च तक ये चलेगा, तो सत्र के दौरान जो है वित्तीय वर्ष 2025-26 का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 24 फरवरी को वित्तीय वर्ष का बजट जो है 26-27 का वार्षिक बजट भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। कल एक और जो महत्वपूर्ण जो बात हुई थी कि कल जो है बजट सत्र के पहला दिन क्या हुआ कि बहुत दिवंगत जो विभूति है झारखंड के, उनको श्रद्धांजलि दी गई थी और जिसमें तो उसी बजट शोक सभा के दरमियान जो है एक जेकेएलएम के जो विधायक है जयराम महतो ने शोक प्रस्ताव के दौरान एक अजीब मामला उठाया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले जो है 4 महीना पहले एक सऊदी अरब में गिरिडीह डुमरी का ही एक व्यक्ति जो था वो उसकी मृत्यु हो जाती है और वहां जो है वहां 4 महीने बाद वापस जो है उसका जो है पार्थिव शरीर झारखंड पहुंचता है और वो रिम्स में जो यहाँ का जो सबसे बड़ा अस्पताल है वहां रखा जाता है और उसके परिजन जो है वो साफ लेने से इनकार कर रहे हैं कि हम लोग उसका पार्थिव शरीर नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो ये जब तक हमको सरकार मुआवजा नहीं देती है तो इस पर हम लोग इसका नहीं देंगे। तो इन्होंने ये सब प्रस्ताव यानी लबोलुबाव ये है कि जो है इस बार का जो झारखंड का जो चूंकि झारखंड के 25 वर्ष पूरे हुए हैं, स्थापना के 25 वर्ष पूरे हुए हैं, तो सरकार की अपनी योजनाएं है, सरकार का अपना कहना है कि इस बार का जो वार्षिक बजट हो या इस बार का जो बजट सेशन हो इतना अच्छा हो कि लोगों की निगाहें जो है इस पर लगे रही। लेकिन
विपक्ष जो है उसको घेरने की तैयारी में है, विपक्ष जो है घेरने की तैयारी में है। और ये जो लगातार जो होता रहा है कि सदन की कार्रवाई हमेशा से बाधित रही है, उसको ठीक से चलाया जाए, इसलिए मुख्यमंत्री और ये विधानसभा अध्यक्ष लगातार जो है अपने विधायकों से ये गुहार लगा रहे हैं कि इस बार की कार्रवाई जो है सुचारू रूप से चल सके, ऐसा हो। जी अंकिता। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। वहीं राज्यपाल संतोष गंगवार का सदन के अंदर अभिभाषण भी हुआ। इसमें राज्य सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ आने वाले समय की योजनाओं, प्राथमिकताओं का खाका रखा गया और यह बजट 19 मार्च तक चलेगा। इसके लिए 17 कार्य दिवस तय किए जाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।